सारे लोग ध्यान से देखेंगे. प्लीज लिसन टू मी एवरीवन. We would begin with a new topic. The name of the topic is Foreign Trade Policy. विदेश व्यापार नीति. ठीक है. हर एक सरकार, हमारे देश में कानून है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट. कौन सा एक्ट बच्चों? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट. ये जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है. किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है. किस चीज की पावर देता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सकती है. ठीक है. 2015 से लेकर 2020 तक की ये पॉलिसी है. 2020 तक अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नई पॉलिसी पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2020 से लेकर 2025 तक की. ठीक है. हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट ही गलत है. होना ही है. यस और नो. जून के लिए भी यही होगा. ठीक है. दिसंबर 2020 के लिए शायद चेंज हो जाए और ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे. अगर मान लो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तब बहुत भयंकर चेंज होता है. मान लो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो ये पॉलिसी बहुत इजी बन जाती. ठीक है. मतलब नहीं, मेरा आजकल बहुत ज्यादा झुकाव कांग्रेस के प्रति आ रहा है बच्चों. पता नहीं मेरे को आजकल आप लोग देखते हो कि मेरी बातों में भी कांग्रेस के प्रति प्यार आता है बच्चों. अपने को चाहिए वो बच्चों जो कुछ ना करे, कुछ ना करे. चलिए बच्चों. सो नाउ बड़े ध्यान देखिए. सो नया टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. सो ये पॉलिसी सजेस्ट करती है, ये पॉलिसी डिसाइड करती है कि भारत की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर क्या नीति रहेगी. सुनिए ध्यान से. आप सुनते होंगे ना कई बार कि ट्रंप ने ड्यूटीज बढ़ा दी हैं, मोदी ने ड्यूटीज बढ़ा दी हैं. सब ध्यान देखिए. ये सब जो ड्यूटीज बढ़ाते हैं ये लोग, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सब कहां पे लिखा हुआ है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट में. फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट. और बच्चों फॉरेन ट्रेड कैसा होगा? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है. किस चीज की? कि आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सकते हो. तो ध्यान देखिए. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिप्रेजेंट फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? सो भारत सरकार की सोच क्या है? भारत सरकार की सोच क्या है? किस बारे में? विदेशी व्यापार को लेकर. विदेशी व्यापार की मैं बात करूं, इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को लेकर भारत की सोच क्या है? ये कहां पे समझ में आती है? ये समझ में आती है भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर. कितने साल के लिए बनती है बच्चों? ये 5 साल के लिए. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 इज नोटिफाइड बाय होम बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड मतलब गिवन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट एज अमेंडेड. सो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट का कौन सा सेक्शन बच्चों? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चों? अच्छा, चैप्टर 5 ही मार्क्स का है, बड़े चैप्टर काफी बड़ा है. सो ये चैप्टर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी खत्म करूं. दैट डज नॉट मीन कि आई वुड कॉम्प्रोमाइज विथ द कंसेप्ट. जहां जहां पे एक्सप्लेन करना हो आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लेन, बट यहां पे मेरा इंडिवर होगा कि चैप्टर को क्या किया जाए? जल्दी खत्म किया जाए. बट एक और चीज जो अपने बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज है, हम लोग पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे. वी वोंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल. ठीक है. ताकि यहाँ पे कुछ भी अगर एग्जाम से पूछे आप लोग आंसर दे सकें. ठीक है. सो ध्यान देखिए. सो सबसे पहले कौन सा एक बच्चों? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट. कौन सा एक बच्चों? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट का कौन सा सेक्शन? का सेक्शन 5. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देता है? पावर देता है कि आप फॉरेन ट्रेड क्या बना सकते हो? पॉलिसी बना सकते हो. तो सरकार हर 5 साल में क्या करती है बच्चों? नई ट्रेड पॉलिसी बनाती है. मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई कितने साल की जाती है? 5 इयर्स के लिए. कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या प्रमोट करना? हर एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही रहता है, क्या करना? दो पर ध्यान देना. पहला है एक्सपोर्ट करना. क्या? फिनिश गुड्स.
आप लोग वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, कीन्स अप्रोच वगैरह, वो हर एक कंट्री का ऑब्जेक्ट, एडम स्मिथ थियरी। सो ये सब जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी है क्या आपके? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपके होना चाहिए, कीन्स अप्रोच, देन एडम स्मिथ थियरी, कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग्स द फर्म। यस, नाउ लिसन 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 लिसन, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सो हर एक कंट्री, मतलब चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री, उसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही चीज आएगी कि क्या बढ़ाया जाए देश से, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, और ध्यान से देखो रॉ मटेरियल का क्या बढ़ाया जाए। ऐसा लिखा नहीं है, लिखते नहीं है, बट यस रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के ऊपर ना भयंकर छूट है। तुम ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल को क्या करो, इंपोर्ट करो, उस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाओ और उसको क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ये मैं एक फंडामेंटल पॉलिसी बता रहा हूं आपको हमारी सरकार की, और हमारी सरकार क्या, यूएस यूके कोई भी सरकार हो, हर एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्ट यही रहता है। सो एक्सपोर्ट प्रमोट करना, क्या क्रिएट करना, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाना। कौन से प्रोडक्ट्स बनाना? जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट रेडी करना, स्टेबल एग्रीकल्चरल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल, लोअर टैक्सेस ऑन व्हाट बेटा, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, पोर्ट्स वगैरह को अच्छा करना, प्रमोशन ऑफ व्हाट बेटा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, जो मोदी का विजन है, इन सारी चीजों को क्या करना बच्चों, प्रमोट करना। सो अगर एग्जाम में ये, कई बार तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि व्हाट, इस बार भी मेरे हिसाब से एग्जाम में यही क्या आया था क्वेश्चन, क्या कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और ये जो चैप्टर है आपका, जब मैं आपको एक और सच बताता हूं, जब आपका मेन एग्जाम होगा ना तो सबसे ज्यादा पढ़ने में जान में कौन सा आएगा, ये चैप्टर आने वाला है। इसलिए क्या करने का, ये चैप्टर अभी जब क्लास में चल रहा है तो एकदम अच्छे से पढ़ने का और घर जाके अपने समरी नोट्स निकाल लेने का। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम के टाइम पे पूरे एबीसीएल में अगर आपको सबसे डिफिकल्ट तो नहीं, वैसे होता है, कई चीजें इजी होती हैं बट अपने इच्छा नहीं होती उन चीजों को करने की। दिस इज गोइंग टू बी द चैप्टर पूरे एबीसीएल में। नाउ डेफिनेशंस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, अब अपन यहां पे बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई कि हर एक डेफिनेशन में आपको एक लॉजिक बताऊं। एक्चुअल यूजर क्या है, हु इज ऑथराइज्ड टू यूज व्हाट बेटा, इंपोर्टेड गुड्स इन हिज प्रीमाइसेस, और जिसके पास क्या है, पोस्टल एड्रेस है। सो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड जो एक्चुअल क्या करता है, यूज करता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्चुअल यूजर। और उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, एक पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पोस्टल एड्रेस। एक्चुअल यूजर नॉन इंडस्ट्रियल, दूसरा क्या है बच्चों, सेकंड क्या है, एक्चुअल यूजर कौन सा, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल। बोले तो इट मीन्स अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट दैट कैरीज ऑन द बिजनेस and is a service industry which has and imports the goods for the purpose of what बेटा, तो एक्चुअल यूजर नॉन इंडस्ट्रियल में कौन आ गया, जो गुड्स बनाती है सर्विसेज के बिजनेस में, और क्या करती है बच्चों, गुड्स को क्या करती है, इंपोर्ट करती है, लेकिन बेचने के लिए या आरएनडी के लिए, गुड्स बेचने के लिए। कैसे बच्चों, आरएनडी के लिए फॉरेन से क्या करती है, जैसे हम लोगों ने फॉरेन से आईकन एकेडमी, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमने फॉरेन से क्या मंगाया, एक नया रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, नया रिकॉर्डिंग क्या है, वो हमने इंपोर्ट किया। लेकिन हमने क्यों इंपोर्ट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, हम अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। एक्चुअल यूजर इंडस्ट्रियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल यूजर इंडस्ट्रियल, खड़े ये व्हाइट टी शर्ट वाला खड़े, एक्चुअल यूजर नॉन इंडस्ट्रियल, यश यश, ये नहीं हार है, ओके, हाँ यश बताएगा, यश
एक्चुअल यूजर, नॉन इंडस्ट्रियल। एक गंदगी हर जगह गंदगी करती है, लाइफ में याद रखना। दोनों मोबाइल में लगे हुए थे, बात करते, मेरे को देखा तो यश ने बोला ए सर देख रहे हैं। बस्टरवर्ड, एक्चुअल यूजर, नॉन इंडस्ट्रियल। सर्विस लेने के लिए सॉफ्टवेयर मंगाया, इसका टेंशन बाद में आया। बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ। तो वो ध्यान से देखना, एक्चुअल यूजर नॉन इंडस्ट्रियल कौन है? हु इज इनटू सर्विस, हैज अ पोस्टल एड्रेस, गुड्स इंपोर्ट करता है बट बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, किस लिए? R&D के लिए। एक्चुअल यूजर इंडस्ट्रियल कौन है? मैन्युफैक्चर करता है, बेचता है गुड्स को, और गुड्स क्या करता है? फॉरेन से क्या करता है? इंपोर्ट करता है। किस लिए? खुद के यूज के लिए या फिर किसी और को देगा जॉबिंग के थ्रू। किसके थ्रू? बताता हूं। एन इंडस्ट्री विच इंपोर्ट द गुड्स फॉर इट्स ओन यूज, करेक्ट है। एक इंडस्ट्री जो है वो गुड्स को इंपोर्ट करती है, किसके इस्तेमाल के लिए? खुद के इस्तेमाल के लिए। किसके प्रीमाइसेस में? खुद के प्रीमाइसेस में। एंड फॉर इट्स ओन यूज इन अदर यूनिट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉबिंग। क्या हो गया इसका मतलब? सो आई एम एन एक्चुअल यूजर, मैं गुड्स क्या कर रहा हूं? फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा हूं। इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया? इंपोर्ट करने के बाद गुड्स मैंने फॉरेन से क्या कर लिए? इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद या तो मैं खुद अपने प्रीमाइसेस में यूज करूं या फिर मैं ठेके पे देता हूं किसी को। ठेके पे देता हूं मतलब ये रॉ मटेरियल था, मैंने फॉरेन से इंपोर्ट किया, ये मैंने प्रियंका को दे दिया। मैंने प्रियंका को क्या बोला? प्रियंका मैं आपको 300 रुपए दूंगा, मेरे को इस चीज से फिनिश प्रोडक्ट बना के दो। तो क्या हो गया? ये मैं ये काम, मैं गुड्स तो यूज कर रहा हूं, गुड्स मिलेंगे ही मेरे को, बट कैसे मिलेंगे? डायरेक्टली या फिर जॉबिंग के प्रोसेस के थ्रू। आई विल बी गेटिंग द गुड्स, बट हाउ आई विल बी गेटिंग द गुड्स? ये प्रियंका मेरे लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करेगी, बट मेरा प्रियंका के ऊपर कुछ कंट्रोल है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं जॉबिंग। अपने काम को किसी से करवा के लेना इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा? जॉबिंग। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैंने फॉरेन से रॉ गोल्ड मंगवाया, क्या इंपोर्ट किया? मैंने रॉ गोल्ड मंगवाया। अब इंपोर्टर कौन है? मैं हूं, रांका ज्वेलर्स मैं हूं। मैंने गोल्ड इंपोर्ट किया, तुम सब मेरे कारीगर हो, तुम सब मेरे क्या हो? मैंने सबको 1-1 किलो सोना दिया, ये सुनो, और मैंने इसको बोला ये मेरे को चेन चाहिए, इसको बोला ये करगनी चाहिए, ये कंगन चाहिए, ये कान के बाले चाहिए, झुमका चाहिए, ये सुनो। तुम सब तो बच्चे क्या है? रॉ मटेरियल किसने इंपोर्ट किया? मैंने किया। तुम सबको मैंने दिया, तुम सब क्या करोगे? जॉबिंग के प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू? फिनिश गुड्स किसको दोगे? मुझे दोगे। मैं एक्सपोर्ट कर, मैं क्या करूंगा? इंडिया से अपना सील लगा के क्या कर दूंगा? एक्सपोर्ट कर दूंगा। सारे ज्वेलरी वाले यही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा गुड्स है? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब जो तुम यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो? ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसको तुम क्या करने वाले हो? एक्सपोर्ट करने वाले हो। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट बेटा? प्रोडक्शन और फॉर पैकेजिंग और फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ। ये कैमरा जिससे मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में, बट कैन आई से इट इज आवर कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, जिसमें आप चीजों को क्या रखते हो? ठंडा रखते हो। पावर जनरेटिंग सेट्स, विंडमिल्स वगैरह, जनरेटर्स, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर व्हाट बेटा? टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड पोल्यूशन। मतलब चाहे वो रेफ्रिजरेशन के मशीन्स हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो। जैसे कई इंडस्ट्रीज जो केमिकल वगैरह बनाती है ना, वो केमिकल को टेस्ट करने के इक्विपमेंट रखती है, मशीन रखती हैं। देन मशीनरी, टूल्स हो, ये सब क्या है बच्चों? ये सब भी क्या? फिर आपका जो नेचुरल जो प्लांट है, मशीनरीज हैं, जो आप गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करते हो, पैकेजिंग में यूज करते हो, या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के जो गुड्स आप यूज करते हो, इन सबको भी अपन क्या मानते हैं? कैपिटल गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमेबल्स। शहीद हो जाते हैं बच्चों ऐसे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान शहीद हो जाते हैं, मतलब जो एंड प्रोडक्ट में दिखते नहीं है, विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कोयला जलाया, क्या किया बच्चों? कोयला जला जला के मैंने सोना पिघलाया और सोने का आइटम बनाया। ये सुनो बच्चों,
अरे हाँ या ना, क्या ये? तो कोयला क्या है? शहीद हो गया ना बच्चों। फिनिश्ड गुड्स को बनाने में उसका भी योगदान है, बट फिनिश्ड गुड्स में उसकी झलक नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? इट मीन्स द आर्टिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, बट एंड प्रोडक्ट में दिखते वाई? बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या हो जाते हैं? सब कंज्यूमेबल्स, ये अपना कोयला, पेट्रोल, डीजल जो जलते हैं ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये सब आएंगे कंज्यूमेबल्स के अंदर, ठीक है। काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड क्या ना, इसे इंपोर्ट के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कर देना। मैंने एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया 10,000 करोड़ का, उसके बदले मैंने क्या कर दिया? फिनिश्ड गुड्स क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिए। कितने के? 10,000 करोड़ के। क्या हो गया बच्चों? काउंटर ट्रेड। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। मैंने इंडिया से क्या किया? कोई सामान एक्सपोर्ट किया, उसके बदले मुझे क्या मिलना चाहिए था? कैश मिलना चाहिए था। कैश ना मिलके मुझे क्या हो गया? इंपोर्ट कर लिया मैंने कुछ वहां से रॉ मटेरियल। तो बच्चों क्या ये? इट इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रेड। काउंटर ट्रेड इज व्हाट बेटा? इट इज द मेथड ऑफ व्हाट? बैलेंसिंग द ट्रेड। It is a trade through which exports are balanced against imports और vice versa, whether fully or एक्सपोर्ट को अपन एडजस्ट करते हैं इंपोर्ट के अगेंस्ट, इंपोर्ट को अपन एडजस्ट करते हैं एक्सपोर्ट के, या तो पूरा या फिर पार्टली। इट मे ऑल्सो बी डन थ्रू व्हाट बेटा? इट ऑल्सो इंक्लूड्स बायबैक। इज व्हाट? अरे कुछ नहीं बाबा, मैंने अपनी मर्सिडीज कार बेची, इंडिया से एक्सपोर्ट की, और विद द प्रोविजन ऑफ बायबैक 4 साल के बाद 60% में वापस ले लूंगा। आजकल बिक रही ना कारें। कल महिंद्रा का एक बहुत अच्छा स्कीम है बच्चों, आप 30,000 रुपीज 35,000 रुपीज पे कीजिए महीने का। सॉरी, इट स्टार्ट्स विद 19,000 रुपीज अ मंथ। 19,000 रुपए महीने का पे कीजिए, और 4 इयर्स के लिए आप 19,000 पे करके आप XUV 500 रख सकते हैं। मतलब आप कार खरीदेंगे नहीं, आप महिंद्रा से क्या लेंगे? कार लीज पे लेंगे। सो बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया। जो लोग कार फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं उनके लिए कंसेप्ट क्या है? बहुत अच्छा है। तो फॉरेन में यही चलता है ना बच्चों, यूएस में यही चलता है ना। यूएस में यू डू नॉट बाय कार, यूएस में यू लीज अ कार। सो लेट्स सी, अभी कल महिंद्रा ने स्टार्ट किया है, ऑटो सेल्स गिर रहे हैं, तो उसका इन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि आपको अब कोई डाउन पेमेंट देने की जरूरत है, उल्टा आपके लिए अच्छा, आप सब जैसे ही CS बनेंगे साल भर के अंदर आपके पास कार होगी खुद की। लीज प्लान बचो, ये वैगनर तो 3-4 बार मिल जाएगी। सो बच्चों ध्यान देखिए ना, इधर देखिए जो इधर, और पेमेंट ना और कई ऐसा भी हो सकता है कि आप वैगनर लेके जाओ, आपको 3-4 हजार रुपये और मिलेगा महीने का। तो ध्यान से देखिए प्लीज है जो। हाँ जी, हाँ जी। ओए काउंटर ट्रेड क्या होता है? बायबैक भी होता है। सो ये कार कंपनीज क्या करती है? बायबैक तो इंडिया से अपन ने सामान एक्सपोर्ट किया विद व्हाट प्रोविजन कि 5 साल में अपन क्या कर लेंगे? 60% पे बायबैक कर लेंगे। मैंने 1 करोड़ का सामान बेचा आपको, 5 साल के बाद आप मुझे सामान वापस कर देना, मैं आपको क्या कर दूंगा? 60 लाख रुपए वापस कर दूंगा। मैंने इंडिया से एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ का आइटम, सामने वाले को मैंने बोला 1 साल के बाद ये पूरा आइटम जो मैंने आपको एक्सपोर्ट किया है ये आप मुझे वापस भेज देना। कितने में? 60 लाख में। क्या हो गया? ये बायबैक हो गया ना। 1 करोड़ का एक्सपोर्ट, 60 लाख का इंपोर्ट, लेकिन आज है 5 साल के बाद। और पेमेंट थ्रू व्हाट बेटा? और पेमेंट थ्रू एस्क्रो अकाउंट। व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? अरे कुछ नहीं बच्चों, सेम। मैंने ध्यान से देखो, इंपोर्ट किया मैंने 1 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का इंपोर्ट किया मैंने, रख लिया वो 1 करोड़ का इंपोर्ट। मतलब 1 करोड़ का मुझे आपको पैसा देना है। मैंने 1 करोड़ का सामान क्या किया है? इंपोर्ट किया है, मुझे आपको 1 करोड़ रुपए चुकाना है। तो मैंने क्या किया बच्चों? ये 1 करोड़ रुपए मैंने अपने पास रखा, ये 1 करोड़ रुपए मैंने अपने पास
रखा। इसके अगेंस्ट मैंने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। क्या किया मैंने, इसके अगेंस्ट मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ये इसका कौन कहां से आ गया पिक्चर में, एक मिनट, बायबैक और द पेमेंट मेड थ्रू, अरे नहीं बहुत सिंपल है यार, ये मैंने पिछली बार पढ़ाया, भूल गया मैं। ठीक है बच्चे, ये स्टार लगा दो, मैं कल बताता हूं। चलिए, डेवलपर मींस व्हाट बेटा, और डेवलपर का मतलब कौन होता है, जो डेवलप करता है, डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है, मेंटेन करता है। क्या क्या क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो डेवलपर का मतलब ये नॉर्मल अपना, ओए गुंडे पाटिल नहीं, रियल एस्टेट प्लेयर नहीं। डेवलपर का मतलब व्हाट बेटा, डेवलपर ऑफ एसईजेड। किसको डेवलप करता है, जो डेवलप करता है, मेंटेन करता है। अच्छा, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग हो सकती है, यस। डेवलपर मीन्स अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, कंपनी, फर्म या सच अदर प्राइवेट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हु, जो क्या करती है बच्चों, डेवलप करती है, बनाती है, डिजाइन करती है, इकट्ठा करती है, प्रमोट करती है, पैसा देती है, ऑपरेट करती है, संभाल के रखती है, मैनेज करती है, अ पार्ट और होल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज। कहां भी बच्चों, और जो करना है वो करती, कहां भी बच्चों, एसईजेड, एज अपॉइंटेड बाय, एज अप्रूव बाय। अरे डेवलपर को अप्रूव कौन करे, ए भाई एक्टर क्या हो गया तेरे को, नींद में तू कुछ सोच रहा है, खड़ा हो, डेवलपर क्या बता जल्दी से। भाई अगर यहां पे खिड़की होती ना, मैं सच में कूद जाता अभी। वहां पे रेलिंग है, वहां पे भी रेलिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, अभी घर जाके चाय पीना है, चाय पीने के बाद डिसाइड करूंगा। बड़े भाई ध्यान में लगा, चले बच्चों, वो बोल रही चलो अच्छा हो, कल का लेक्चर कैंसिल तो हो जाए इसी बहाने। चले बच्चों, सो ध्यान देखिए। सो डेवलपर का मतलब कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, जो क्या करता है बच्चों, जो बोल सकते बोलते हैं, डिजाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, सब कुछ करता है। जो करता है कहां पे करता है, एसईजेड में। और उसको अप्रूव कौन करता है, वेरी नाइस। जॉबिंग, क्या करते हो, एक बंदे को अपने रॉ मटेरियल दिया और उसको बोला कि इसको किस किस में कन्वर्ट करके दे। अच्छा, उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल है क्या, नो, वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन हिम। Through a process of jobbing, raw materials are supplied to a person for converting such raw material into और similar process, मतलब finished goods बना दो या फिर finished goods से मिलता जुलता बना दो। The person who supplies the goods does not have any control, किसी पर कंट्रोल नहीं है। मैंने तुमको सोना दिया, तुम सोने के साथ क्या करते हो, सोने के साथ सो जाते हो, जाग जाते हो, अपने को पता नहीं है, यस और नो। हाँ, सोना है वो। चलो बच्चों इधर, तो ना तो क्या होगा बच्चों, अरे क्या होगा राकेश, क्या होगा, दैट इज जॉबिंग, दैट इज जॉबिंग। कोटा, सो व्हाट इज कोटा बच्चों, हर एक कंट्री बोलो, हर एक इंडस्ट्री के लिए अपन ने कोटा फिक्स किया है कि भाई तू इतने गुड्स क्या कर ले, बिना रॉ मटेरियल, सॉरी बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए इतने रॉ मटेरियल तो क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले। तो सरकार ने इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या फिक्स किया हुआ है, कोटा फिक्स किया हुआ है। इट रिप्रेजेंट द गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा। अच्छा, कौन से गुड्स हैं, टाइम पास वाले गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं बच्चों। सरकार मेहरबान सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए हुई है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ज्यादा। क्या ये, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट,
इट इज अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय होम बच्चों? ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड बताया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है? व्हाट इज दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? देखिए बच्चों हम लोग टेक्सटाइल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो बच्चों सरकार ने क्या किया, जितने भी इंडिया के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सबको इकट्ठा किया और एक बना दिया इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे होंगे और कुछ नुमाइंदे किसके होंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के होंगे। ये सारे लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और देखते हैं कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ कैसे सकता है। तो ऐसे हर एक टाइप के गुड्स के लिए क्या है? हर एक टाइप के गुड्स के लिए क्या है? एक अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ये कौन देता है बच्चों? तो अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन गए तो आपको क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ज्यादा। यस और नो बच्चों? ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ईपीसी मिलता है या तो आपको ईपीसी दे देगी या फिर कौन दे देगा? कमोडिटी बोर्ड। कमोडिटी बोर्ड क्या है? अरे कमोडिटी बोर्ड क्या? सेम जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वैसे ही क्या है बच्चों? अलग अलग कमोडिटीज के लिए क्या होगा? कमोडिटी बोर्ड। इनका मेन काम क्या है? एक्सपोर्ट को क्या करना? प्रमोट करना। चलिए, सियोन, व्हाट इज सियोन? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इधर देखो, इधर देखो। बच्चों कार है लंबरगिनी चलाई एक्सीडेंट। हाँ जो इधर तो बच्चों उड़न तश्तरी लग रही है, ठीक है बच्चों, जिसकी जो सोच है वैसा उसको वो दिखेगा। जयंत को अभी उड़ने का मन कर रहा है, इसको उड़ता पंजाब दिखा, अभी उड़ा देंगे इसको। चलिए बच्चों इधर। ना लिसन बच्चों, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म डिपेंड करता है। एक मिनट बच्चों, एक एक्सपोर्ट होने वाले फिनिश्ड गुड्स में आप मैक्सिमम कितना ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो? ये किससे फिक्स होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म से। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सुना है ये नाम? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कस्टम वस्टम पढ़ोगे तो उसमें भी ये सब आते हैं। तो ये सब कौन फिक्स करता है बच्चों? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये फिक्स करते हैं। सब आंसर नहीं है, मतलब सही है क्या ये? ओके, तो वो ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। कई बार आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करने के चक्कर में, ठीक है, अपना स्वभाव बदल लेता है, कुत्ता बन जाता है, ठीक है जो होता है। लेट इट बी नेचुरल। तो बस ध्यान से देखिए, मतलब अंदर से आ रहा है ना, तो बस ध्यान से देखिए। हाँ जी 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 हाँ, इधर देखिए सब भाई साहब, ध्यान से देखिए। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्या टी शर्ट धोके नहीं है? इधर मजाक कर रहा हूं। इधर इधर प्लीज हियर, प्लीज हियर। तो ये ध्यान से देखिए, बहुत तो वैसे ध्यान से देखिए। प्लीज हियर। एक एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में, अरे वो निखिल का है यार, देख ही नहीं रहे। इधर एक एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में, सुनिए ध्यान से। SION क्या है बच्चों? एक एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में आप मैक्सिमम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स या ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल आप कितना यूज कर सकते हो?
ये किसके थ्रू गवर्नमेंट फिक्स करती है? SI। क्योंकि अगर बच्चों आपने पूरा इंपोर्टेड प्रोडक्ट, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज किए तो क्या कहना ही से डोमेस्टिक इंडस्ट्री का वाट लग जाएगा। सो इसलिए सरकार क्या फिक्स करती है? SION फिक्स करती है। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम में आया है कई दो तीन बार क्वेश्चन। सो इट मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। SION का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म। It represents the proportion in which inputs may be used to produce what बेटा? इसका मतलब हो गया किस proportion में आप input यूज कर सकते हो to produce what बेटा? It is fixed by whom बच्चों? DGFT। Exemption in payment of duties on import of raw material is given through what बेटा? सियोन। अगर आपने सियोन की लिमिट से ज्यादा रॉ मटेरियल क्या किए, अपने एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे आपने सियोन की लिमिट से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज किए, तो कहना ही उसके ऊपर आपको एडिशनल ड्यूटी भी पे करनी हो सकती है। एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज फ्री। अच्छा ये खत्म हो गया, सियोन के बारे में इतना ही लिखना है बच्चों। नाउ उसके बाद एक जनरल पॉइंट है, एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज फ्री अनलेस दे आर रेगुलेटेड एक्सप्रेसली बाय व्हाट बेटा? FTP और ट्रेड प्रोहिबिशन। एक्सक्लूसिव or exclusive trading through export trading enterprise. So what is general rule? बच्चों जनरल रूल क्या है? जनरल रूल, यस, जनरल रूल ये है कि एक्सपोर्ट जो है दे आर ऑलवेज, सो बच्चों जनरल रूल ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो क्या है बच्चों? दे आर ऑलवेज फ्री। मतलब एक्सपोर्ट करने में कोई ड्यूटीज वगैरह लगती, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा है कि नहीं भाई एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगेगी तो क्या लग सकती है? नंबर 1। अगर मान लो ट्रेड प्रोहिबिशन बोल दो, फॉर एग्जांपल चरस, गांजा, हेरोइन, ये सुनो बच्चों, ये सारी चीजें इंडिया से क्या नहीं हो सकती? एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये ट्रेड प्रोहिबिशन है। क्या ये ट्रेड प्रोहिबिशन है? या फिर हमने कहा कुछ गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट तो होंगे वो, बट वो सिर्फ कौन कर सकता है? एक्सपोर्ट हाउसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? एक्सपोर्ट हाउसेज। नथिंग, इट्स अ स्टेटस, इट्स अ स्टेटस। आप अगर इतना 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 एक्सपोर्ट करो तो सरकार आपको एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस देती है। तो जनरल रूल क्या है? एक्सपोर्ट जो है हमेशा फ्री है, लेकिन कब तक फ्री है? जब तक उनको रेगुलेट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से नहीं करते, या फिर ट्रेड प्रोहिबिशन नहीं है, या फिर अरे ये हाँ, आप एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, या फिर एक्सपोर्ट हाउस से वो ट्रेड हो सकता है। तो अपन क्या नहीं कर सकते बच्चों? तो अपन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन नहीं है तो एक्सपोर्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या है? दे आर ऑलवेज फ्री। नाउ बच्चों ये बहुत बोर है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, ITC। बच्चों मैं आपको एक जनरल बता देता हूं, हर एक गुड्स को, जैसे चाय पत्ती, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, मावा, बीड़ी, ठीक है, केसर, कुमकुम, चश्मा, कपड़ा, इन सबको क्या किया बच्चा अपन ने? इन सबको, अबे सुनो, इन सबको अपन ने क्या किया है? नंबर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नंबर। जैसे चाय पत्ती का नंबर है 429532, ठीक है, ये चाय पत्ती का नंबर है। तो अब अगर अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किसका? चाय पत्ती का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर देते हैं। जो अपन फॉर्म वगैरह भरते हैं गवर्नमेंट से, अपन क्या करेंगे उसमें? ये पूरा चाय पत्ती लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? तो इसको बोलते हैं। तो इंडियन ट्रेड, और ये सब अपन ये नंबर्स कैसे डेवलप किए? नेशनलाइज्ड हार्मोनाइज्ड सिस्टम, जो किसके ऊपर, जो किससे मिलता जुलता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन से मिलता है। मतलब जो चाय पत्ती का कोड अपने इंडिया में है, मुमकिन है कि वही कोड कहां पे फॉलो होता है? यूएसए में फॉलो होता है। सो व्हाट इज दिस इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन? क्या है? इसके अंदर हम लोग कोड्स देते हैं, नंबर्स देते हैं, टू
to identify the products. To identify the products. So Indian trade classification is what बेटा? Is compilation of codes. Compilation मतलब सारे codes को हमने क्या किया है? Compile किया है for merchandise goods for export or import. Goods are based on their group or subgroup. 2, 4, 6, 8 मतलब कई गुड्स के लिए क्या है? 2 ही कैटेगरीज है, 2 ही डिजिट का कोड है. कई के लिए क्या है? 4. कई 6 में है, कई क्या है? 8 में. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बेटा? ग्रुप. गुड्स का ग्रुप कौन सा है और गुड्स का सब ग्रुप कौन सा है? अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों? इंडियन ट्रेड क्लास. ये एचएस क्या है? ये एचएस. वेरी नाइस जयंतीलाल. बस वेरी गुड वेरी गुड. इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन व्हाट बेटा? एचएस, हार्मोनाइज सिस्टम. इसको हमने अलाइन करवाया, मैच करवाया. किसका बच्चों? एट 6 डिजिट लेवल विथ इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम गुड्स नॉमेनक्लेचर मेंटेन बाय हूं बच्चों? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर इंडिया मेंटेन्स व्हाट बेटा? नेशनल हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ गुड्स एट व्हाट लेवल बच्चों? विच में बी व्यूड बाय क्लिकिंग. आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. सो अपन ने क्या किया? अपने दोनों है, 6 भी है और 8 भी है. ये अपन ये 6 क्यों लेके आए हैं? अपने गुड्स को मैच करने के लिए. किस साथ मैच करने के लिए? अपने क्लासिफिकेशन को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के साथ क्या करने के लिए? मैच करने के लिए. वी हैव गॉट दिस कंसेप्ट ऑफ 6 डिजिट. अदरवाइज अपन लोग कौन सा फॉलो करते हैं? 8 डिजिट ही अपन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. द इंपोर्ट export policies for all goods are indicated against each item in ITC. मतलब टी लीव्स नंबर 6 डिजिट 8 डिजिट. और सरकार का क्या है उसके बारे में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? क्या इंपोर्ट फ्री हो सकता है? एक्सपोर्ट फ्री हो सकता है? जो भी उसके बारे में सरकार का क्या है पॉलिसी है, ये सब कहां दिख जाता है अपने को? आईटीसी में दिख जाता है. स्केड्यूल 1 ऑफ आईटीसी एचएस लेज डाउन व्हाट बेटा? Import policy regime. Regime मतलब procedure. While schedule 2 details about what बेटा? Export policy regime. So अगर ITC क्लासिफिकेशन के ऊपर, ITC HS क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, so अपन क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहला, it is a compilation of what बेटा? Goods and merchandise for what बेटा? Export and import. याद रखना सर्विसेज के लिए नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है? गुड्स के लिए. Through the system, goods are classified into their groups and subgroups into 4, 6, 8 digit level. ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा. तीसरा पॉइंट, इंडिया 6 डिजिट का सिस्टम भी फॉलो करता है. इश्यूड बाय होम बच्चों? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. हाउएवर इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इट्स ओन सिस्टम ऑफ 8 डिजिट क्लासिफिकेशन. इज दैट क्लियर? उसके बाद सो व्हाट इज द, उसका सुनो ध्यान से. उसके बाद ये when we see या फिर ये जब अपन the import and export policy for each category of goods mentioned in ITC can be checked in option A. schedule 1 में अपन क्या देख लेंगे? schedule 1 में अपन क्या देख लेंगे? import policy देख लेंगे. और schedule 2 में क्या देख लेंगे? एक्सपोर्ट. और किसके अगेंस्ट? और ये सब कहां लिखा रहता है? गुड्स के अगेंस्ट लिखा रहता है. टी लीव्स, उसके ऊपर एक्सपोर्ट क्या है, उसके ऊपर इंपोर्ट की पॉलिसी क्या है, ये आपको वहीं पे दिख जाएगी. ठीक है. नाउ ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट. ये साला डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है बच्चों? मैं यहां समझा रहा हूं, बहुत बार अपने को पढ़ना पड़ेगा. डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड इंपोर्ट. ध्यान सुना ना प्लीज हियर. प्लीज ये बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? डीम्ड एक्सपोर्ट. किसी को आइडिया है? चल, पुणे के अंदर मगरपट्टा. ये मगरपट्टा है. ठीक है. अब ये मगरपट्टा क्या है?
इट्स एन एसईजेड। जब किसी एरिया को हम डिक्लेयर कर देते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर एनी एरिया एज व्हाट, जब हम किसी एरिया को एज एन एसईजेड डिक्लेयर कर देते हैं तो उस एरिया को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते। उस एरिया को हम क्या नहीं मानते? फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम उसको क्या नहीं मानते? वी डोंट कंसीडर दैट एसईजेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है ना, इंडिया के बाहर लेके जाना और इंडिया से बाहर लेके जाना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग टू इंडिया फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब ये इंडिया इंडिया वर्ड हर जगह है ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैंने एसईजेड माना है, जिसको मैंने क्या माना है, वो इंडिया है ही नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आई मस्ट नॉट कंसीडर दैट प्लेस एज व्हाट बेटा? I must not consider that place as what beta part of the country, right? Is everyone with me? Now, अब मुझे ध्यान से कीजिए। So, SEZ में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं, जो कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया से एक्सपोर्ट करती हैं, सुनिएगा ध्यान से, SEZ में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं, जो कंपनीज लोकेटेड हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं तो क्या वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टेकिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। लेकिन जो एसईजेड है उसको अपन ने इंडिया माना ही नहीं है। एसईजेड जो है अपन ने उसको क्या नहीं माना है? सो अपन ने मगरपट्टा को इंडिया माना ही नहीं है। तो एसईजेड से जो सामान बाहर जा रहा है वो क्या है? नहीं पता वो क्या है, नहीं, अपने को पता ही नहीं क्या है ना, वो एक्सपोर्ट है। सुभान सर वापस आ गए, ओके, वो आपका प्रॉब्लम है, आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी, पर्सनल इश्यूज डोंट डिस्कस नाउ। तो ये मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए अपन वापस आते हैं, जो तुम लोग को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो जगह एसईजेड है वो इंडिया है ही नहीं। तो एसईजेड से अगर कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहना से सामान इंडिया के बाहर जा रहा है, बट इंडिया के बाहर से बाहर जा रहा है, करेक्ट ना? एसईजेड को मैं इंडिया का पार्ट मानता नहीं हूं, तो एसईजेड से अगर कोई सामान बाहर जा रहा है तो इट इज मूविंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वो एक्सपोर्ट नहीं है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इंपोर्ट, कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, कमिंग टू इंडिया, कमिंग टू इंडिया, सॉरी, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बट नॉट कमिंग टू इंडिया। अरे ऐसा नो, क्योंकि ये इंडिया नहीं है ना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया में आना है, इंडिया के बाहर से आना। सो अगर कोई सामान कहां पे आता है? एसईजेड में आ रहा है, तो वो इंडिया के बाहर से आ रहा है बट इंडिया में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एसईजेड को मैं इंडिया मानता क्यों है ये इतनी जद्दोजहद? इसीलिए क्योंकि एसईजेड को मैं फ्री करना चाहता हूं। किससे? इंपोर्ट ड्यूटी से और एक्सपोर्ट ड्यूटी से मैं क्या करना चाहता हूं? एसईजेड्स को क्या करना चाहता हूं? आई वांट टू फ्री। अब लेकिन सारा लफड़ा कब हो जाएगा? जब एसईजेड से बना हुआ सामान इंडिया में आएगा तो क्या हो जाएगा? तो लफड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इंडिया में अगर सामान आ रहा है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट, लेकिन ये एक्चुअल इंपोर्ट है, डीम्ड इंपोर्ट है, माना हुआ इंपोर्ट है। और इंडिया से अगर कोई सामान कहां जा रहा है? एसईजेड में, तो इंडियन वालों के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट और एसईजेड के लिए डीम्ड इंपोर्ट। मतलब एसईजेड अगर सामान इंडिया में फेंकता है, इंडिया में भेजता है, तो एसईजेड के लिए एक्सपोर्ट है और अपने लिए इंपोर्ट है। और इंडियन लोग अपने सामान कहां बेचते हैं? तो क्या है? एसईजेड के लिए इंपोर्ट है और अपने लिए क्या है? एक्सपोर्ट है। समझा क्या अभिषेक? नहीं समझा? हाँ, वो मेरा दिल रखने के लिए बोला है, ठीक है। अगली बार से बोलेगा तो कॉन्फिडेंटली बोलना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। इधर देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर मान लीजिए मगरपट्टा से सामान, मगरपट्टा एसईजेड से सामान निकलता है और बुधवार पेट में आता है, ठीक है, तो क्या होगा?
what it would be considered? SEZ से सामान निकला और अगर अप्पा बलवंत चौक में आया तो ABCDEF क्या होगा बच्चों? SEZ से सामान निकला और इंडिया अपने पुणे आया, ABC आया, बुधवार पेट आया, क्या होगा? अपने लिए क्या है? इंपोर्ट है। उनके लिए क्या है? अप्पा बलवंत चौक अजीत लॉ बुक डिपो ने यस सारी दुष्यंत जैन की बुक्स ली और SEZ में फेंक दी, मतलब SEZ में भेज दी, तो अपने लिए क्या है? वो अपने लिए, इंडिया के लिए, SEZ के लिए एक्सपोर्ट है, उनके लिए क्या है? इज दैट क्लियर? चलिए नाउ अच्छा, एनीवे तो ये एक मिनट, डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड इंपोर्ट, क्लियर है सबको? ना ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, एक मिनट, अब देखिए ध्यान से, डीम्ड एक्सपोर्ट, अब किसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चों में? डीम्ड एक्सपोर्ट। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब वापस मिलना, अरे बाबा वो ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज वाला ड्रॉबैक नहीं, ओए ड्रॉबैक का मतलब वापस लेना, ड्रॉइंग बैक, ठीक है? नाउ अब बच्चों ध्यान से देखिए, ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड सप्लाइड एज व्हाट बेटा? डीम्ड एक्सपोर्ट। समझा क्या? एक मिनट, गुड्स मैन्युफैक्चर कहां पे किया? गुड्स मैन्युफैक्चर कहां पे किया? इंडिया में किया, और इंडिया से तुमने गुड्स सप्लाई किया कहां पे? मतलब अपने लिए क्या हो गया? एक्सपोर्ट है या डीम्ड एक्सपोर्ट? माना हुआ, मींस द रिबेट ऑफ ड्यूटी और टैक्स एज द केस में बी चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल used in taxable services used as input service in manufacture of such goods। मुझे भगवान ही मालिक है क्या लिखा है, ठीक है? So in relation to any goods manufactured in India or supplied as deemed export means, अच्छा ये किसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों? अपन इसका मतलब समझ रहे हैं, ड्रॉबैक, वापस करना। So अगर कोई पार्टी क्या करती है, इंडिया से गुड्स भेजती है, कहां पे भेजती है? SEZ में भेजती है, इसका मतलब क्या हो गया? जो ड्यूटीज उसको उसकी बचती हैं, जो ड्यूटीज उसकी बचती हैं, एज में बी चार्जेबल ऑन एनी इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज्ड और टैक्सेबल सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट सर्विसेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सच। मुझे बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये हो गया कि आप कहां से गुड्स भेज रहे हो? आप इंडिया से गुड्स भेज रहे हो, कहां पे भेज रहे हो? SEZ। अबे आउटसाइड बाबा, हाँ नहीं ठीक है, आउटसाइड, SEZ को अपन इंडिया के बाहर का हिस्सा मान सकते हैं। सो ये अपन इंडिया है और अपन इंडिया से क्या गुड कहां पे भेज रहे हैं? गुड्स आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं। आउटसाइड इंडिया मतलब क्या है? SEZ भेज रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉबैक। तो आपको क्या क्या ड्यूटीज वापस मिल सकती हैं? तो अगर हाँ, अपने को टैक्स में क्या मिल सकता है? रिबेट ऑफ ड्यूटीज और टैक्स। दूसरा, आपने अगर ड्यूटी पे की होगी इंपोर्टेड मटेरियल पे, किस पे ड्यूटी पे की होगी? मतलब जो फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेटर बनाया अपने यहां पे, आई मेड दिस कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में मैंने 20 रुपए का जो है वो कौन सा सामान यूज किया है? इस कैलकुलेटर में 20 रुपए का सामान जो मैंने यूज किया वो मैंने चाइना से क्या किया? इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दी है। सो बच्चों ये गुड्स बनने के बाद मैंने क्या किया है? इसको मैंने SEZ में बेचा है, मतलब मैंने एक्चुअल एक्सपोर्ट किया, डीम्ड एक्सपोर्ट किया। अब मैं आपको बढ़ा रहा हूं ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया? ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब हो गया वो सारी सेविंग्स, आपकी ड्यूटी में वो सारी सेविंग जो किसकी हो रही है? एक्सपोर्टर की हो रही है, डीम्ड एक्सपोर्टर की सेविंग हो रही है। किसमें? और किसमें? रिबेट ऑफ ड्यूटी, नंबर 1 ये सेविंग है मेरा। दूसरा, मैंने इंपोर्टेड मटेरियल जो इसमें यूज किया था, एक्साइज ड्यूटी जो मैंने इसमें यूज किया था, इन सब के ऊपर भी मेरे को क्या मिल रहा है बच्चों? छूट मिल रही है, रिबेट मिल रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों? इन सबको क्या मानता हूं मैं? ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट। तो एकदम इजी लैंग्वेज में लिख लो, व्हेन अ पर्सन
when a person makes what beta? Deemed exports. To SEZ, he gets a rebate on taxes or duties. He also saves a duty on imported material used in such goods which is exported to SEZ. This is called as what beta? Duty drawback on deemed export. बच्चों सबको समझा गया? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब, ड्रॉबैक मतलब वापस मिलना या बच जाना. This is called as what beta? Duty drawback on Is that clear to everyone? चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? हाँ मैंने बोला इससे मुझे बहुत सिंपल है. यस और नो बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. सो नेक्स्ट जो डिस्कशन है व्हाट इज दैट बच्चों? अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन है वो किसके ऊपर है बच्चों? मैन्युफैक्चर. ठीक है. मैन्युफैक्चर करना राधिका बाद में बता देना उसको, वो बता रही कि क्या है. चलिए बच्चों. अरे कुछ नहीं है भाई, एक बार जाके बहुत मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लेस. वहां बहुत अच्छा टेंपल है, सबसे बड़ा टेंपल है पुणे का. इधर सब बड़े ध्यान देखिए. जाके आए हो, कैसा लगा? वेरी गुड वेरी गुड. इट हैपेंस. चलिए इधर. सो आई वोंट कमेंट. इधर तो ध्यान देखिए, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? बनाना. बनाना, पैदा करना, नक्काशी करना, जोड़ना, प्रक्रिया में लाना, लगाना, मतलब सॉरी लेकर आना, उपयोग में लेकर आना, उपयोग में बाय हैंड और मशीन अ न्यू प्रोडक्ट. और क्या है बच्चे इधर? एक मिनट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर? मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल, ब्रिंग इनटू असिस्टेंस. बच्चों ये ऐसी डेफिनेशन क्यों होती है? मतलब इतनी सारी चीजें क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि बच्चों ऐसे कई लोग हैं जो इनमें से कुछ तो कर रहे होंगे और बोलेंगे नहीं इट्स नॉट मैन्युफैक्चर. इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा डेफिनेशन क्या करते हैं? इंक्लूसिव करते हैं. वाइड डेफिनेशन, इन डेफिनेशन को बोलते हैं अपन इंक्लूसिव डेफिनेशन. ठीक है. सो व्हेन यू मेक, व्हेन यू प्रोड्यूस, व्हेन यू फैब्रिकेट, व्हेन यू असेंबल, व्हेन यू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जिस अस्तित्व में लाना, क्या लाते हो बच्चों? आप ये सब हाथ से भी कर सकते हो या फिर मशीन का यूज करके भी कर सकते हो. क्या लेके आ रहे हो? एक प्रोडक्ट. क्या लेके आ रहे हो बच्चे? एक जिसका नाम अलग है, जिसके चरित्र क्या है अलग है, जिसका यूज क्या है अलग है. एंड शैल इंक्लूड प्रोसेस सच एज. सो अगर आप रेफ्रिजरेशन कर रहे हो, किसी चीज को ठंडा करते हो आप, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं? रीपैकिंग, जो चीज ऑलरेडी पैक थी आपने उसको खोला
आपने वापस से उसको क्या कर दिया, रीपैक कर दिया। मैं ये लेके आया, इसके ऊपर मैंने पॉलिश कर दिया, कलर चेंज कर दिया, बेच दिया। मतलब इतना कॉमेडी है, इतना क्या कॉमेडी है भाई ये। चलिए, लेबल करना, बनाया किसी और ने, अपन ने अपना लेबल लगा दी कि अपना है। तो क्या है बच्चों, ये भी मैन्युफैक्चर है, ये भी मैन्युफैक्चर है। रिकंडीशनिंग, रिपेयरिंग, रीमेकिंग, रिफर्बिशिंग। और रिफर्बिशिंग का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर चेंज कर देना। वो मिलते ना एप्पल के फोन वगैरह बच्चों, रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश मतलब उसका सॉफ्टवेयर क्या कर देना, चेंज कर देना। वो होता है, दिखता पूरा आईफोन जैसा है, तो जब चलाएगा तो एंड्रॉइड निकलता है। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, वो मशीन को यूज करके, वो बर्तन दुकान वाले नहीं लिखते, वो नाम कैलिब्रेशन। या फिर क्या करना बच्चों, री इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ एफटीपी शैल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट बेटा, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, विटिकल्चर एंड माइनिंग। अच्छा, फॉरेन ट्रेड इधर इधर है। कृषि, एक्वाकल्चर क्या है, पानी में खेती, मछली, ये तो पिसिकल्चर हो गया ना, मछली वाला। एक्वाकल्चर क्या होता है, पानी को प्योरीफाई करना। एनिमल हस्बेंड्री, गधे पालना, बकरियां पालना। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स। हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन शायद। पिसिकल्चर, मछली पालन। पोल्ट्री, मुर्गी। सेरिकल्चर, सीरी बता दोगे तो विटिकल्चर क्या है, देख ले एक बार गूगल पे। और माइनिंग, सॉरी, सेरिकल्चर इज द प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोड्यूस सिल्क। और विटिकल्चर, सिल्क हो गया, वाइन ग्रोइंग। तो ध्यान दीजिए से बच्चों, ये सारी चीजें क्या है, लिसन लिसन लिसन। ये सब बच्चों मतलब मैन्युफैक्चर में उसने कुछ नहीं छोड़ा। आप मैन्युफैक्चर करते प्लीज हियर, तो सबसे पहले अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती तो ये चीजें याद रखना, मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल, प्रोसेस और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, इतना लिख देना बस। बाकी जो आपको डालना है वो डाल देना। क्या, प्रोडक्ट, प्रोसेस, या फिर प्रोडक्ट हैविंग अ न्यू यूज, या फिर सिमिलर यूज बट डिफरेंट नेम, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का प्रोडक्ट क्या करना, यूज में लाना। लेबल करना, देन पॉलिश करना, रिपेयर करना, रिफर्बिश करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, ये सब क्या है बच्चों। और एफटीपी के लिए मैन्युफैक्चर ऑल्सो इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ कल्चर्स, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, लिलीकल्चर, सॉरी फ्लोरिकल्चर, ये सारे कल्चर्स भी क्या करता है, वो इंक्लूड करता है। ठीक है ना। मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर जो क्या करता है, गुड्स खुद बनाता है, मतलब एक वो जो मैन्युफैक्चर भी खुद करता है और उनको एक्सपोर्ट भी करता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर खुद बनाता नहीं है, सिर्फ क्या करता है, दूसरे गुड्स बनाते हैं और ये क्या कर देता है, दूसरों के द्वारा बनाए गए गुड्स को क्या करता है, ये बंदा एक्सपोर्ट कर देता है। एनसी क्या है बच्चों, एनसी का मतलब नॉर्म्स कमिटी इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर अप्रूवल ऑफ व्हाट बेटा, एडहॉक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स इन केसेस वेयर SION डज नॉट एग्जिस्ट एंड टू रिकमेंड SION टू बी नोटिफाइड इन द DGFT। सिंपल है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, SION कौन फिक्स करता है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट नॉर्म्स कौन फिक्स करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT फिक्स करती है ना। ऐसे गुड्स भी हैं बच्चों क्या नहीं, से लाखों गुड्स हैं, मतलब आपको पता भी नहीं होगा इतने इतने गुड्स आते हैं, इतने इतने टाइप के गुड्स आते हैं। सो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, नारियल जो होता है उसको आधा काटा, उससे नारियल निकाला, वो कोको कप बन जाता है।
क्या बन जाता है वो? कोको कप। और एंड इट इज सोल्ड एज ऑर्गेनिक यूटेंसिल्स, ऑर्गेनिक कप बना के उसको फॉरेन में बेचते हैं $20 में। $20 मतलब 1500 रुपए में। हाँ, अमेजोन पे है। नहीं, घर पे नहीं बनता वो, उसको बीच से काटने के लिए बहुत स्किल लगता है, लेकिन जिसको आता है वो एक दिन में 100 काटता है। सो ना, प्लीज शेयर। सो अब अच्छा, एक मिनट, अब इसके लिए, अब इसमें वो जो नागरी में बीच में छेदा होता है, एक होल होता है, अब उसके लिए वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ, उसके लिए कोई SION फिक्स होगा क्या? तो ऐसे गुड्स जिनके लिए कोई SION फिक्स नहीं है, उन गुड्स के लिए एडहॉक SION रिकमेंड करना। एडहॉक मतलब काम चलाओ, कि चलो ठीक है इसको SION फिक्स नहीं, क्योंकि जब तक SION फिक्स नहीं होगा तब तक कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो एडहॉक SION कौन रिकमेंड करेगा? नॉर्म्स कमिटी। सो नॉर्म्स कमिटी के दो काम है, पहला नॉर्मल SOIN रिकमेंड करना DGFT को, दूसरा जिन गुड्स के लिए SION एग्जिस्ट उन गुड्स के लिए एडहॉक मतलब टेम्पररी SION क्या करना? रिकमेंड करना। किसको रिकमेंड करना? अरे किसको रिकमेंड करना? DGFT को। नेक्स्ट क्या है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। नेक्स्ट जो है डिस्कशन होगी इसके ऊपर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, ठीक है। IEC क्या बोलते हैं इसको? चलिए, अगर आपको कोई भी गुड्स क्या करने हैं, कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने हैं, या फिर इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स आपको क्या करने हैं? इंपोर्ट करने। कंपल्सरीली क्या होना चाहिए आपके? You must be having what? India import export code number. No import or export of goods can be made unless the enterprise has what beta? Import and export number. Or who grants it बच्चों? It is granted by Director General of Foreign Trade. Now what do you want to obtain? जब तक मैं बस ना बोलूं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, सो व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर? तो सीधी बात है कि भाई साहब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या नहीं कर सकते, जब तक आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर ना हो यू कैन नॉट मेक एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कौन ग्रांट करता है ये? DGFT। व्हाट इज द प्रोसीजर? तो सबसे पहला, अच्छा इसको आप फिजिकल एप्लीकेशन भी दे सकते हो और आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो सबसे पहला यू हैव टू मेक एप्लीकेशन वेयर? रीजनल ऑफिस ऑफ DGFT में आपने क्या करना है? यू हैव टू अप्लाई। दूसरा, फिजिकली भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली भी एप्लीकेशन कर सकते हो। कौन से फॉर्म में आएगा आपका एप्लीकेशन? ANF 21 फॉर्म में आप अप्लाई करोगे। अलॉन्ग विथ व्हाट बेटा? अलॉन्ग विथ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो क्या लगेगा? डिजिटल। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने एक फॉर्म लेना है, फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ANF 21। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर क्या करना है? मुझे डालने हैं। और इसके बाद कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है? पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो फिजिकली भी या फिर ऑनलाइन भी। द फॉर्म विल बी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोडेड। जैसे अपन फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं वैसे ही DGFT की वेबसाइट पे क्या करेंगे अपन? ये फॉर्म को क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। इफ द एप्लीकेशन फॉर्म हैज व्हाट बेटा? एनी डेफिशिएंसी, अगर आपने कुछ गलत जानकारी दी, पैन, आधार या कुछ भी गलत जानकारी डाली है या फिर बैंक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं डाले, तो DGFT आपको क्या करेगा? एक मेल भेजेगा। किस बारे में? कि यार आपने फलानी इंफॉर्मेशन क्या की है? गलत डाली है। आप क्या करोगे? यू विल मेक करेक्शंस, आप चेंजेस करोगे। इफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड देन IECN विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल। IECN मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। क्या नहीं से फिजिकल अगर आपने अप्लाई किया तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जो आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को, पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट को स्कैन करके लगाते थे, वो आप कैसे लगाओगे? फिजिकल जेरॉक्स दोगे।
ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आया है कि ऐसा क्वेश्चन है, सर्टेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डू नॉट रिक्वायर IECN कमेंट। क्वेश्चन है, कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे हैं, कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे हैं जो किसके बिना हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के बिना हो सकते हैं। तो कौन से एक्सपोर्ट है बच्चों? सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने फेवर में अपना फेवर कर लेती है कि भाई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने अगर क्या किया है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट अगर अपने लिए कोई सामान खरीद रही है फॉरेन से, तो उसके पास IN होना जरूरी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, bodybuilding.com से प्रोटीन मंगाते हैं कई लोग, तो अपने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर नहीं चाहिए। और बच्चों आजकल तो वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स बहुत है, आप आईफोन मंगा सकते हो यूएस से इंडिया में बैठे बैठे। सो यस, बस आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कस्टम को कि आप ये क्या क्यों मंगा रहे हो, पर्सनल यूज के लिए। सो इफ यू आप कस्टम वालों को डिक्लेरेशन लिख के दे दो कि आप ये सारी चीजें क्या कर रहे हो, पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हो, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर देने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू होम बच्चों, नेपाल और भूटान थ्रू व्हाट बेटा, नथुला पास। कितने रुपए का आता है क्या बीच में नथुला पास? ओके सो नथुला पास के थ्रू अगर आप क्या करो, गुड्स को क्या करो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करो। और गुड्स की कीमत अगर कितने तक की है, पर कंसाइनमेंट पर ट्रांजेक्शन अगर कितना है बच्चों, 1 लाख रुपए का, आप एक आदमी क्या कर सकता है अगर गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो उसको क्या जरूरत नहीं है, IN की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम वेयर बच्चों, इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया ऑफ गुड्स अप टू कितना बच्चों, कहना इसे बॉर्डर्स पे ट्रांजैक्शन होते हैं। नेपाल और भूटान के साथ हमारे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, म्यांमार के साथ हमारे अच्छे खासे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। गंदगी सिर्फ साला पाकिस्तान करके बैठा है, अगर उसमें थोड़ी सी अक्ल आ जाए ना बच्चों, इतना प्रॉस्पेरिटी होगा ना उसके यहां पे, साले इतने दिमाग के लोग होते हैं ना मुस्लिम्स। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौम होती है बच्चों, सबसे ज्यादा। अपने सब में जितना दिमाग है ना उतना एक मुस्लिम में होता है, लेकिन साला वो टेररिज्म बनने, वो साला बम फोड़ने में दिमाग लगा देता है। दे आर वेरी ब्रेनी। और वो सिंध नदी को पता है ना, सिंध नदी को वरदान है उस नदी के किनारे, और इतनी उपजाऊ मिट्टी है पाकिस्तान की, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया सिंध नदी के किनारे बसता है। लेकिन सारे लोग दिमाग नहीं है बच्चों, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। नाउ नोट, ओनली वन बेटा, ओनली वन IEC is permitted against what beta, against one permanent account number. If any PAN card holder has more than one IEC, then all extra IEC shall be। तो भाई एक पेन के अगेंस्ट क्या है, एक ही IEC। अगर आपके पास क्या है, एक से ज्यादा IEC है, तो सारे जो एक्स्ट्रा IEC हैं वो क्या करेंगे, डिसेबल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं, बेसिकली हम लोग इस युग में हैं कि फॉरेन ट्रेड बिंदास होना चाहिए, है ना। हम इस युग में बैठे हुए हैं कि कंपनीज ने फॉरेन ट्रेड बिंदास करना है, गवर्नमेंट भी आपको बिंदास बोलती है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर हमने क्या लगाए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन। आप समझ गए होंगे कौन से गुड्स हैं, ये सुनो बच्चों ध्यान से देखिए। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मे इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट बेटा, ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट बेटा, गुड्स ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। अच्छा ये ग्राउंड्स हैं, मतलब अगर ऐसे ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा डीजीएफटी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, डीजीएफटी। अपने सिलेबस में वो भी डालना चाहिए था, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये फालतू के चैप्टर डाले। एक चैप्टर डालना था, कौन सा, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट। छोड़ दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो नीचे लिखे हुए ग्राउंड्स के ऊपर सरकार क्या कर सकती है, सरकार बोल दो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर क्या लगा सकता है,
रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन मानव तस्करी रोकने के लिए क्या कर सकता है? गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या लगा सकता है? बैन लगा सकता है। कि कहां तस्करी का रिलेशन कहां से आ गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर? हाँ यस, क्या करते हैं चाइना वाले क्या करते हैं, आज भी पता नहीं, अब न्यूज ऐसा आता है, चाइना के लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को खरीदते हैं और उनको अपनी कंट्री लेके जाते हैं, ठीक है, और उनसे क्या करवाते हैं, वो पाकिस्तान में तो एक एक घर में आपको 20-20 बच्चे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, आप घर के अंदर घुसे, खत्म, यहां से 10 बच्चे, इधर से, ठीक है जो। सो तो व्हाट डू दे डू, वो पैदा करते हैं बच्चों को और क्या करते हैं, दे सेल। अपने इंडिया में भी होता है, झारखंड में होता है ऐसा, झारखंड में जो आदिवासी लोग होते हैं वो सेल करते हैं अपने बच्चों को। ये अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में सुना, गलत है बच्चों, सिर्फ झारखंड में होता है और मेरे ख्याल से कोलकाता में होता है। ये जो बांग्लादेशी आते हैं इंडिया में इलीगली, ये बच्चे बेचते हैं बच्चों, और ये सब बच्चे आपको दिल्ली में बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उनके यहाँ पे नौकर बन के दिखते हैं। सो एनीवे, आई विल कम टू द पॉइंट। सो पाकिस्तान के ये लोग क्या करते हैं, लोगों को खरीदते हैं, खरीदने के बाद इनको चाइना ले जाते हैं। चाइना क्या करते हैं, इनसे मजदूरी करवाता है और इनको पैसे देता नहीं है चाइना, सिर्फ क्या देता है, खाने के लिए देता है बच्चों, खाना भी मतलब छोड़ दो। तो उसके बाद इन लोगों से मेहनत करवा के बहुत लो कॉस्ट में क्या बनाता है, तुम चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मैं बता रहा हूं, अगर ये रिमोट भी चाइनीज है, ये चाइनीज ही है डेफिनेटली बच्चों। ये प्रोडक्ट जिस इंसान ने बनाया है ना बच्चों, उसने कुत्तों की जैसी स्थिति में ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा सबसे खराब वर्क कल्चर वहां पे है। तो बच्चों वो लोग खरीदते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, अपनी कंट्री लेके जाते हैं। और चाइना का तो पता ही है, पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा एरिया चाइना ने खरीद लिया है, वो अपना ही एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद है उसके ऊपर का कोई एरिया है। एनीवे, आई कम टू द पॉइंट। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पे क्या करते हैं, गुड्स बनवाते हैं उनसे, जबरदस्ती उनको खाने वाने को नहीं थे। तो बच्चों कहना इसे चाइना से हम वो प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये चाइना क्या करता है, कौन से लेबर्स को यूज करके यूज करता है, जो लेबर्स उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू खरीदे हैं, गुलाम मजदूर। कौन से मजदूर, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक मॉरल्स, इन लोगों को बच्चों नैतिकता के लिए या पब्लिक पॉलिसी के जो गुड्स क्या है बच्चों अगेंस्ट है। क्या वैसे गुड्स के ऊपर, वो बीच में वो एक मैट चल रही थी जिसमें तिरंगा का बना हुआ था, वो अमेजॉन पे शायद आज भी आता है, चप्पल के ऊपर गणेश जी और सरस्वती माँ और भगवानों की फोटोज होती हैं बच्चों। कहना ही से ये सब पब्लिक मॉरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसे गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अपन रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ, ये ड्रग्स वगैरह जो एक हद से ज्यादा जिनमें ड्रग्स या कैफीन की मात्रा होती है बच्चों, ये सारे गुड्स के ऊपर हम बैन लगा सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड, बच्चों मेरा इंडिया में ट्रेडमार्क है और बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है चॉकलेट्स के लिए, डीजे। फॉरेन की कोई चॉकलेट आ रही है, उसका भी ऐसे ही ट्रेडमार्क है बच्चों, वो भी चॉकलेट बनाती है। इंडिया अगर वो ट्रेडमार्क वाली कंपनी आई, मेरा इंडिया में ट्रेडमार्क है, बड़ा बढ़िया रेपुटेशन है मेरा, डीजे चॉकलेट्स। फॉरेन की कोई डीजे चॉकलेट है, वो इंडिया में आ रही है, इससे लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं, उनके गुड्स को इंडिया में आने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। द गुड्स दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ व्हाट बेटा, प्रेजेंट लेबर। चाइना बच्चों, चाइना में आप फंस जाइए कभी और जेल में चले जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा आपकी जिंदगी के 25 साल कैसे निकल गए। आपको एक कमरे में भेजते हैं, आपको एक ही काम करवाते हैं, आपको आईफोन का ये पार्ट से कनेक्ट करना है बच्चों, आपको समझ में नहीं आएगा आपके 20 साल कैसे निकल गए। वर्स्ट लेबर्स जो हैं बच्चों, वो कहां के बच्चों, सबसे खराब ट्रीटमेंट, जहां पे इंसान की जान को सबसे घटिया माना जाता है, वो कौन सी कंट्री है, मतलब चाइना इज ए गुड कंट्री, लेकिन वहां पे आप लेबर बन गए, लेबर भी ठीक है, आप वहां पे अगर जेल वेल में चले गए तो बच्चों कहानी खत्म है। वो आपको पता है चाइना में दे हैव अ लॉ दैट अलाउज चाइनीज गवर्नमेंट कि जो लोग भी जेल में, आप उनके किडनी निकाल सकते हैं, आप उनके ऑर्गन्स निकाल सकते हैं। अरे बच्चों लेकिन अच्छा भी ना, वहां पे कोई क्राइम नहीं करता। अपने यहां लॉ इतने अच्छे हो गए, अपन ने क्या अच्छा कर लिया अपने यहाँ पे, और अपने यहाँ चला एक, अपने यहाँ एडुकेटेड लोगों का एक गैंग है जिनको इंडिया में अनसिक्योर्ड फील होता है बच्चों। ये तुम्हारा
वो मूवी मेकर कौन है? अनुराग कश्यप। मारना चाहिए इन लोगों को चौराहे पे बच्चों। ये हमेशा फेसबुक पे घटिया चीज लिखते हैं कि इंडिया में अनसेफ फील होता है, इंडिया में ये है वो है। आपन इतने लोग रहते हैं इंडिया में, साला बचपन से लेके आज तक जिंदा है बच्चों। इंडिया से ज्यादा पीसफुल कंट्री मुझे कोई लगती ही नहीं है बच्चों। ठीक है, यही साले अनुराग सिन्हा अगर पाकिस्तान में लिख देते ना कि आई फील अनसेफ, और सीधे उनके घर में मिसाइल आता है इतना बड़ा डिश। नहीं सच में बच्चों, वो एक्चुअली आपको फील कराते हैं अपन कितने सेफ है बच्चों। अपने से अच्छा कंट्री कौन सा है? और बता रहा हूं बिहार भी अच्छा ही है बच्चों। मतलब पाकिस्तान से कंपेयर करो तो बिहार बहुत अच्छा है बच्चों। वहां पे बस काली मत करो आप किसी के साथ। बिहार यूपी आप अपने में रहो, कोई आपको आके एक थप्पड़ मार दे तो बिंदास खा लेने का, भगवान का प्रसाद है वो। जवाब साले तू कैसे गया वो, फिर बच्चों वहां कत्लेआम है ना। Any goods, service, the export of which is restricted may be exported or imported only in accordance with what beta? Authorization, permission or in accordance with the procedure prescribed in the note. मतलब एक मिनट बच्चों, ये सारे क्या हैं? अच्छा, यहां पे मैंने ऊपर प्रोडक्ट डिस्कस किए या फिर मैंने तरीके बताए हैं? मतलब ये सारी पॉलिसी है कि भाई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ये सारी चीजें खराब होती हैं, ऐसे गुड्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकता हूं जहां पे प्रेजेंट लेबर यूज होते हैं, जहां पे ट्रैफिक लोग यूज होते हैं जिनको खरीदा गया है, जो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक मोरल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ह्यूमन हेल्थ खराब होगी जिन गुड्स से, क्या मैं उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकता हूं? यस डेफिनेटली। जब अपने ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे कौन, मोरारजी भाई देसाई बच्चों, इतना ब्रेव आदमी था वो। आपको पता ना वो अपना यूरिन खुद पीता था। यस, ही यूज्ड टू कंज्यूम हिज ओन यूरिन एंड ही लिव्ड अप टू 91 ईयर। 91 ईयर तक भी एकदम शेर जैसे जिया, मतलब उनमें बहुत ताकत है 91 ईयर की एज में भी। तो रामदेव बाबा ने मुझे बताया, मतलब उनका मैं भाषण सुन रहा था, तो रामदेव बाबा बोलते खुद का यूरिन पीने से अच्छा क्या होता है, आप गाय का यूरिन पिए। ठीक है, तो मोरारजी देसाई, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स। आई बिलीव पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे ना इंडिया के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों। वेरी ब्रेव हार्ट बच्चों, बहुत जिगर वाले थे, बहुत अच्छे थे। वो पहले पीएम थे जिन्होंने कोका कोला और पेप्सी के ऊपर बैन लगा दिया था, ये बोल के कि क्या है, ये खराब गुड्स हैं, मतलब ये ह्यूमन हेल्थ को क्या है, एंडेंजर करते हैं। हाँ, मतलब टॉयलेट क्लीनर तो खैर अभी आया, बट उन्होंने कब 1980s में या 75 में जब वो पीएम बने तब उन्होंने किया था, लेकिन अपनी लग गई थी। चल अपन ने उनको बैन किया, यूएस ने जो थोड़ा बहुत अपन यूएस में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो बैन लगा दिया, तो अपन तो पूरे बर्बाद हुए। देशभक्ति अच्छी है बट तो मतलब ज्यादा देशभक्ति किया तो भी अपन की लग गई ना। फिर अपन ने भीख मांगा उनसे कि नहीं गलती हो गया, माफ करो। फिर कोका कोला वापस आया इंडिया में, फिर कोका कोला ने थम्स अप की वाट लगाई। मैं बताऊंगा कभी कहानी, बताया शायद कई लोगों को। तो एनीवे, तो बच्चों ये सारे ग्राउंड्स पे अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और, कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। बहुत टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने कोल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, अगर आपको पता हो। जब ये 2G 3G ये कोलगेट स्कैम हुआ था अपने यहाँ पे, जब इंडिया में कोल स्कैम हुआ था, तब गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ था, कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगाया हुआ था, बैन लगाया हुआ था। क्यों? कोल के रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। सो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री होना चाहिए या इसको हम क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें। हाँ, जिन गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट बैंड है, इंपोर्ट बैंड है, क्या वो गुड्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं? यस। किसकी परमिशन से? गवर्नमेंट की परमिशन से, या फिर नोटिफिकेशन वगैरह इश्यू हो, या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बताए, प्रोसीजर बताए, तो उसके थ्रू भी हम रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक मिनट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ध्यान देखिए, अगला जो मेरा डिस्कशन है वो किसके ऊपर है बच्चों, पढ़ना है बस करना है, थोड़ा सा पढ़ लें। चलिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक्सपोर्ट
फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट टू इंडिया। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं? तो एक्सपोर्ट अगर गुड्स करने हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपको सबमिट करने हैं? तो फॉर एग्जांपल अपन ने बॉटल बनाया और इस बॉटल को अपने को क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को? बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल। ये क्या है? जब मैं अपना ये बॉटल कहां पे डालूंगा? शिप में डालूंगा एक्सपोर्ट करने के लिए, आई गेट बिल ऑफ लैंडिंग। जब ये बॉटल में एयर प्लेन में डालूंगा तो आई गेट एयरवे बिल। ये होना चाहिए मेरे पास। दूसरा, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। अमेजॉन से जब तुम सामान खरीदते हो तो देखना उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का एक लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। वो क्या है? कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। और उसके बाद क्या है? तो ये क्या है बच्चों? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप गुड्स को क्या करते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट। ये प्रूफ है। क्या है ये? किस चीज का प्रूफ है? कि तुमने एक्सपोर्ट, जब तुम ये चीज दिखाओगे गवर्नमेंट को तभी गवर्नमेंट तुमको क्या देगी? रिबेट देगी, ड्रॉबैक देगी, ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद अच्छा तुमको एक मिनट तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए ना, रिबेट चाहिए एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन किस चीज का रिबेट चाहिए? तुमने गुड्स इंपोर्ट भी किए ना, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे तुमने ड्यूटी पे किया है ना, तुमको वो ड्यूटी क्या चाहिए? वापस चाहिए, ड्रॉबैक चाहिए ना। बेसिकली ध्यान से देखिए, तो पहले आप गुड्स क्या करते हो? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके आप उसको यूज करते हो किसमें? उस गुड्स में जो आपने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया। तो आपके पास दोनों का प्रूफ होना चाहिए ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के लिए तो कुछ नहीं बचो, एयरवे बिल, शिपिंग बिल और पैकिंग कम वो कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। उसी तरह से जब आप इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ लैंडिंग सेम। ये तीनों चीजें आप दिखा दी गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट क्या मान लेगी? कि आपने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट करने है गवर्नमेंट को दिखा देना तीनों चीजें तो गवर्नमेंट क्या मान लेगी? आपने एक्सपोर्ट किया। फिर आप क्या क्लेम करेंगे? ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं। यस, बस करना है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।